Hi friends, welcome to my YouTube channel The Elite Class. हमारा लास्ट लेक्चर था अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सो वी डिसाइडेड कि आज हम एक लेक्चर लेके आएंगे ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आस्क्ड ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा, that is the process responsible for the upward movement of water and minerals from the roots to the leaves against the gravity is mainly driven by. कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से वाटर एंड मिनरल्स का रूट से अपवर्ड मूवमेंट होता है टू लीव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, और उसका जो मेन फोर्स है वो कौन सा होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शंस है रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पुल, ऑस्मोसिस एंड इम्बाइबिशन. सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपायरेशन पुल. बिकॉज हमने लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो एक सक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी वाटर एंड मिनरल्स रूट से अब्सॉर्ब हुए होते हैं वो थ्रू जाइलम पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स द लीव्स. दैट मीन्स उनका अपवर्ड मूवमेंट होता है. So moving forward to the next question number 2. So question number 2 asks phloem transports dash in plants. Phloem plants में क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शंस है water and minerals, food, hormones and water, and option D is oxygen and carbon dioxide. हमें पता है कि हमारे पास दो वेस्क्यूलर बंडल्स या दो वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं. एक होता है हमारे पास जाइलम और एक होता है हमारे पास फ्लोएम. जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना इन द प्लांट, एंड फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना विद इन द प्लांट. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फूड. मूविंग फॉरवर्ड to our next question, that is question number 3. It is which of the following is not a component of xylem tissue. इन सारे ऑप्शंस में से xylem tissue का component कौन सा नहीं है? Option first is tracheids, option second is vessels, option third is sieve tubes, and option 4 is xylem parenchyma. To answer this question हमें पहले पता होनी चाहिए कि जाइलम टिश्यू में कितने पार्ट्स होते हैं. उसमें हमारे पास होते हैं 4 पार्ट्स. एक होता है ट्रैकीड्स, दूसरा होता है जाइलम वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा, एंड लास्ट वन इज जाइलम फाइबर्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम इससे एलिमिनेट करके ऑप्शन निकाल सकते हैं. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज sieve tubes, because tracheids, vessels and xylem parenchyma are the components of xylem tissue. Sieve tube is not a component of xylem tissue. Moving forward to our question number 4. Question number 4 is root hairs absorb water from the soil through. Root hairs जो है वो सॉइल से वाटर को किस प्रोसेस के थ्रू अब्सॉर्ब करते हैं? ऑप्शंस आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ट्रांसपायरेशन. As mentioned in the lecture, root hairs जो होते हैं वो by the process of osmosis जो है absorb करते हैं water from the soil. So the correct answer will be osmosis. Moving forward to the next question, that is question number 5. Observe the diagram of a plant cell surrounded by water. This is the plant cell and this is water surrounding it. So what will happen to this cell if it is placed in a concentrated sugar solution? अगर हमने एक concentrated sugar solution में इसी सेल को प्लेस किया तो इस सेल के साथ क्या होगा? फर्स्ट, इट विल बिकम मोर टर्जिड. क्या ये और ज़्यादा फूलेगी, टर्ज हो जाएगी? सेकेंड, इट विल रिमेन द सेम, जैसा इसका साइज है वैसा ही रहेगा. इट विल प्लाज्मोलाइज. क्या ये श्रिंक हो जाएगी? डी, इट विल बर्स्ट. या ये बर्स्ट हो जाएगी? जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन होगा जिसमें हमने सेल को रखना है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा. दैट मीन्स इट विल बी अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. एज वी नो, अगर हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा वाटर होता है
वो आउट ऑफ द सेल आना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो सेल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। एंड श्रिंक होने का मतलब है कि सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल प्लाज्मोलाइज। मूविंग फर्दर नाउ आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। कि पानी का जो लॉस है वो हो रहा है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेकिन वेपर्स की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसपायरेशन, सी गटेशन, डी इवेपोरेशन। हमने इसे ऑलरेडी पढ़ा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में लीव्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वाटर का लॉस होता है इवेपोरेशन के प्रोसेस थ्रू। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रांसपायरेशन। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। Which cells control the opening and closing of stomata? कौन सी cells opening and closing of stomata को control करती हैं? A. Epidermal cells, B. Guard cells, C. Subsidiary cells, D. Cork cells. जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था, देयर आर 2 किडनी शेप या बीन शेप की सेल्स होती हैं जो रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड सेल्स। Moving towards question number 8, and the question is the transport of food from leaves to other parts of the plant is called। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पर फूड लीव से बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए इज ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी इज ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी इज ascent of sap, option D is active transport. So as we know that its correct answer will be translocation. ट्रांसलोकेशन ही वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा फूड जो लीव्स में बनता है वो पूरे प्लांट तक बांटा जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। Minerals are absorbed by the plant roots from the soil by। मिनरल्स जो होते हैं वो अब्सॉर्ब कैसे किए जाते हैं फ्रॉम द प्लांट रूट्स? A option is osmosis, B is diffusion only, C is active transport mainly, and D is transpiration pull. So हमें पता है कि जो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सॉइल में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमारे रूट होता है। तो जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और हमें उसे उसके अगेंस्ट मूव करा के एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन पे लेके जाना है, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10। Guttation is the process of loss of water in the form of droplets from the margins of leaf. It occurs due to। गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लॉस ऑफ वाटर होता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जो हमारे लीफ के मार्जिन्स होते हैं उनसे जो है उन पे वाटर के ड्रॉपलेट्स की तरफ लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। उसको ये जो गटेशन प्रोसेस है ये किस वजह से होता है? A option is transpiration pull, B is root pressure, C is osmotic pressure, and D is imbibition। तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि रात के टाइम पे ट्रांसपायरेशन जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारा रूट का प्रेशर होता है। तो ये जो रात के टाइम पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मार्जिन ऑफ लीव्स पे जो है लॉस हो जाते हैं ड्यू टू जिस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं, वो किस प्रेशर की वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statements is true? इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? A. Xylem transport is unidirectional, that is upwards. Second, phloem transport is unidirectional, that is upwards. C. Both xylem and phloem transport are bidirectional. D. Xylem transport is bidirectional.
सो अब ये क्या हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनली वर्क करता है। फाइन। तो इसका सही आंसर होगा जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, observe the diagram of the cross section of a leaf showing a stoma. How do guard cells help in opening the stoma? हम देख रहे हैं this is a stomata and इसमें हमें ये बताना है कि guard cells कैसे help करते हैं in the opening of the stomata. Option A is they lose water and become flaccid. वो water को lose करते हैं और बिल्कुल flaccid हो जाते हैं. Number 2, they gain water, become turgid and their thin outer walls stretch more. Option C is they actively pump water out. Option D, they divide rapidly. देखें, अब अगर हमें ओपन करवाना है स्टोमेटा को तो तब क्या होता है, वाटर जब पहुंचता है टुवर्ड्स लीव तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो टर्जिड बन जाती है, सेल फूल जाती है और उसके जो आउटर वॉल्स होते हैं वो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं और यहाँ एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। फाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13, which plant tissue is made up of dead cells at maturity? कौन सा प्लांट टिश्यू है जो maturity पे भी dead cells से ही बना होता है? Option A is phloem fibers only. Option B, xylem vessels and tracheids. Option C, sieve tubes and companion cells. Option D, parenchyma. हमें पता है कि फ्लोएम में जो मैक्सिमम हमारे पास सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, एंड जाइलम में सारे जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल से बनी होती हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक। सो अब इसकी वजह से हमारे पास सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, पेरेन्काइमा को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बचे दो ऑप्शंस, फ्लोएम फाइबर्स एंड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, बिकॉज ये प्लांट टिश्यू में टोटलिटी में बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में फ्लोएम फाइबर्स ओनली लिखा है, तो दिस ओनली मेक्स इट अ रॉन्ग ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड to question number 14. The movement of substances from the region of higher concentration to a region of lower concentration is called. उस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाती है? ऑप्शंस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपायरेशन। मैंने आपको लेक्चर में बताया था दो प्रोसेसेस के बीच का डिफरेंस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में दोनों ही में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस में हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफ्यूजन। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15, which factor would not increase the rate of transpiration? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन नहीं बढ़ेगी? A hot and dry day, a windy day, high humidity, intense sunlight. हॉट ड्राई डे अगर होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इंटेंस सनलाइट में भी यही चीज़ होगी। विंडी डे में जो मॉइस्चर कंटेंट हमारे प्लांट के ऊपर बना होगा वो मूव हो जाएगा हवा की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ स्पेस होगा और उसकी वजह से एवापोरेशन होगा, तो उस वजह से विंडी डे जो है उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा हाई ह्यूमिडिटी। वो क्यों? बिकॉज जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो मॉइस्चर एयर बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एवापोरेशन का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे कि एवापोरेशन का पोटेंशियल कम हो रहा है दैट मीन्स हमारा ट्रांसपायरेशन भी कम हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी हाई ह्यूमिडिटी।
Moving forward to question number 16. Companion cells in phloem are associated with. कंपेनियन सेल्स जो फ्लोएम में प्रेजेंट होती है वो किसके साथ एसोसिएट होकर काम करती है? ऑप्शन ए इज ट्रेकीड्स, ऑप्शन बी इज वेसल्स, ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स, ऑप्शन डी इज गार्ड सेल्स। सो हमें पता है कि हम एलिमिनेशन से भी इसका आंसर कर सकते हैं। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जाइलम के पार्ट्स होते हैं, राइट? और गार्ड सेल्स जो है ये स्टोमेटा के रिलेटेड होता है। बचा कौन सा ऑप्शन? सीव ट्यूब्स। हमें पता है कि सीव ट्यूब्स को कंडक्शन में हेल्प करते हैं कौन सी सेल्स? कंपेनियन सेल्स। सो करेक्ट आंसर विल बी सीव ट्यूब्स। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी 1. So its correct answer will be option A 0. Water potential pure water का 0 होता है. Moving forward, question number 18. Observe the diagram of a girdle tree. Girdle tree का मतलब है हमने इसका ऊपर का जो bark का ये है पूरा लेयर उठा दिया सर्कल में. What will happen to the part of the tree above the girdle ring over the time? अब ये girdle ring ये है, इसके ऊपर का जो प्लांट है with the time इसके साथ क्या होगा? It will die because water cannot reach it. ये मर जाएगा because पानी नहीं पहुंचेगा अपर part of plant पे. It will swell due to accumulation of food. ये swell हो जाएगा because food accumulate हो जाएगा. It will die because food cannot travel downwards past the ring. ये die हो जाएगा plant because food जो है नीचे वाले part तक नहीं पहुंच पाएगा. It will grow faster. ये तेजी से grow करेगा. हमें पता है कि जो हमारा वेस्क्यूलर बंडल है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है। सेंटर जो वेस्क्यूलर बंडल का होता है वो जाइलम का बना होता है और उसके जो एंड्स होते हैं वो फ्लोएम के बने हुए होते हैं। दैट मीन्स जो हमने बार्क की लेयर उठाई हमने फ्लोएम की लेयर को उठा दिया। तो खाना जो है अब वो यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन इससे नीचे नहीं जा पाएगा खाना बिकॉज हमने जो है फ्लोएम का जो कांटेक्ट है यहाँ तोड़ दिया है। जाइलम तो चल रहा है अंदर लेकिन बाहर की लेयर को स्ट्रिप करने से फ्लोएम का कांटेक्ट नीचे वाले पार्ट के साथ नहीं है। तो अक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो जाएगा इन द अबव पार्ट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसकी वजह से इसका आंसर होगा दैट अपर पार्ट विल स्वेल ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is an adaptation in plants to reduce the water loss through transpiration? इन सब में से ऐसी कौन सी adaptation plants करते हैं ताकि उनका जो water loss होता है transpiration के थ्रू वो ना हो या कम हो? ब्रॉडर और थिन लीव्स का होना, न्यूमरस स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस होना, संकन स्टोमेटा होना या वीक रूट सिस्टम होना. सो इसका करेक्ट आंसर होगा संकन स्टोमेटा होना. संकन स्टोमेटा. Sunken stomata is the correct option. Moving forward to question number 20. ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज एक्सप्लेन्ड बाय द. ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है वो हम किस थ्योरी या किस हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन करते हैं? ऑप्शंस आर ए कोहेजन टेंशन थ्योरी, बी रूट प्रेशर थ्योरी, सी मास फ्लो हाइपोथेसिस, डी इम्बाइबिशन थ्योरी. हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन पुल जो है उसकी थ्योरीज होती है कोहेजन टेंशन थ्योरी एंड द रूट प्रेशर थ्योरी जिसकी वजह से हम वाटर की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं. बट जो ट्रांसलोकेशन होता है दैट मीन्स फूड का ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड मास फ्लो हाइपोथेसिस एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. मूविंग फॉरवर्ड, who is called the father of plant physiology? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? ए के.वी. थिमन, बी स्टेफन हेल्स, सी एम कैल्विन, डी ई राबिनोविच. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्टेफन हेल्स. स्टेफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 22. A cell is plasmolysed after being kept in a hypertonic solution. What will be present between the cell wall and the plasma lemma?
अगर हमने एक सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है, वो प्लाज्मोलाइज हो रही है, तो प्लाज्मोलाइज होने के बाद उसके सेल वॉल एंड उसके प्लाज्मा लीमा, दैट मीन्स उसके मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? ए आइसोटोनिक सोल्यूशन, बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सी एयर, डी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो अब अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला है, तो लास्ट में जब वो श्रिंक हो रही है, उसके सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में जो होगा वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन ही होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 23, इफ टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वॉल प्रेशर, जब हमारा टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाएगा वॉल प्रेशर के, तब क्या होगा? वाटर लीव्स द सेल, वाटर एंटर्स द सेल, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक प्लेस, सल्यूट गोज फ्रॉम सेल इनटू द वाटर। हमें पता है कि जब हमारा टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल होता है, तो हमारी सेल को फुल्ली टर्जड माना जाता है। दैट मीन्स वहाँ पर जो है ऑस्मोटिक बैलेंस बना हुआ है, तो वहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफ वाटर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं द करेक्ट आंसर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। Moving forward to the next question, question 24. A soil is called A soil is said to be physiologically dry when it has no. एक soil को physiologically dry हम कब कहते हैं? जब इसमें क्या नहीं होता? कैपिलरी वाटर नहीं होता, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं होता, कंबाइंड वाटर नहीं होता, या ये सब नहीं होते? सी, कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो रूट्स के लिए अवेलेबल होता है फॉर अब्जॉर्प्शन। सो हम सॉइल को तभी फिजियोलॉजिकली ड्राई कहते हैं जब इसमें कोई भी कैपिलरी वाटर नहीं प्रेजेंट होता फॉर अब्जॉर्प्शन। सो द ऑप्शन ए कैपिलरी वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. Water uptake at the expense of energy of the cell against the concentration gradient is known as. वाटर का अपटेक हो रहा है और उसमें सेल की एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, एक्टिव अब्जॉर्प्शन और पैसिव अब्जॉर्प्शन। जैसा कि हमें पता है कि जब भी एनर्जी का एक्सपेंस हो, एनर्जी का इस्तेमाल होता है किसी भी प्रोसेस में, तो वहाँ पर हम उसे एक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, स्टोमेटा इन एंजियोस्पर्म्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू। एंजियोस्पर्म्स में स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो किस वजह से होती है? ए, देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बी, इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स, सी, change of turgor pressure in guard cells, D, pressure of gases inside the cells. हमें पता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होती है? गार्ड सेल्स की वजह से होती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि उसमें टर्गर प्रेशर जो है उसमें जो चेंजेस आती हैं, अगर हम देख रहे हैं कि वाटर का फ्लो जो है वो हो रहा है, सेल्फ जो है पूरी टर्च हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो वॉल्स होते हैं वो खुलना शुरू होते हैं और हमारा ओपनिंग बन जाती है स्टोमेटा की। लेकिन वाटर कंटेंट कम होगा, सेल्स फ्लैसिड होने लगेंगी और वो क्लोज करेगा स्टोमेटा को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर इन दी गार्ड सेल्स। मूविंग फॉरवर्ड to question number 27. स्टोमेटा ऑफ प्लांट ओपन ड्यू टू। जो स्टोमेटा होता है वो ओपन किस वजह से होता है? इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन से, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन से, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन से, या इनफ्लक्स ऑफ जिंक आयन से? वी नीड टू रिमेंबर कि जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो डिपेंड करती है पोटेशियम आयंस के इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स पे। तो अगर उनको खुलना है तो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 28. suitable temperature for active absorption of water by root is. suitable temperature क्या होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन के लिए फॉर वाटर? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 40 to 45 डिग्री, सेकेंड इज 10 to 15 डिग्री, third is 20 to 35 degree, and option D is can take at any temperature.
तो सूटेबल टेम्परेचर जिसकी वजह से हम वाटर का अब्सॉर्प्शन कर पाते हैं बाय रूट, तो वो क्या होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. Moving forward. Now, question number 29. Stomata open at night and close during day in. Stomata किन प्लांट्स में दिन में जो है वो क्लोज रहता है और रात को ओपन होता है? ए जीरोफाइट्स, बी कमीटोफाइट्स, सी मेजोफाइट्स, डी हाइड्रोफाइट्स. हमें पता है जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो उन जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत स्कैंटी होता है. तो रेनफॉल कम होगा तो प्लांट जो है ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से ताकि ट्रांसपायरेशन दिन में ज़्यादा ना हो, स्टोमेटास को दिन के टाइम पे क्लोज रखा जाता है और रात के टाइम पे वो ओपन होते हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस किया जाए. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइट्स. नाउ आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, that is identify the instrument used for measuring both the humidity and the transpiration. ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ट्रांसपायरेशन दोनों को ही मेजर कर सकते हैं? ए पोरोमीटर, बी पोटोमीटर, सी एटमोमीटर, डी साइक्रोमीटर. So its correct option will be ऑप्शन नंबर डी, साइक्रोमीटर. इट इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ट्रांसपायरेशन दोनों को ही मेजर कर पाते हैं. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स. आई होप आप लोगों का रिविजन अच्छे से हुआ होगा. सो कीप लर्निंग लाइक दिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग. एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, please do subscribe to my channel. Thank you so much.